क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमको क्या करना है कि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल को यूज करके। ठीक है, तो अब देखो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, मतलब हमें सॉल्व करना है। हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमें क्या करना है, x y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम क्रैमर्स रूल के मदद से x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें क्रैमर्स रूल की मदद से x की वैल्यू मिलती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से और y की वैल्यू मिलती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से। यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो हम पहले ना डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो आप, 2 - 1 3 5। ठीक है, क्या करते हैं कि डेल्टा जो होता है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 × 5 10, बीच पे माइनस, 3 × -1 -3, तो हो जाएगा 10। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 10 + 3 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, डेल्टा के ये फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज रिप्लेस करते हैं किसके साथ, इसके साथ। आप फिर से सुनो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा 1 क्या होता है कि डेल्टा के हम फर्स्ट वाले कॉलम, ये है ना फर्स्ट वाला कॉलम, इसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो इस 2 और 3 की जगह लिख दो 17 6 और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। देखो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब देखो 17 × 5 85, फिर बीच में माइनस, 6 × -1 -6, 85, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6। ठीक है, तो 85 + 6 ये हो जाएगा 91। इसी तरह से आप डेल्टा 2 निकालो। डेल्टा 2 हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इस डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं किसके साथ, इसके साथ। क्या करते हैं, सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 3 और इसके जगह ये आ जाएगा 17 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 × 6 12, बीच में माइनस, 3 × 17 51, तो हो जाएगा -39। ठीक है, अब आप देखो हमें x कैसे मिलता है, तो बाय क्रैमर्स रूल हमें x मिलता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 है 91 और डेल्टा है 13, तो इसको इससे कैंसिल करो, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 7 मिली। ठीक है, x की वैल्यू हमें 7 मिली। इसी तरह से आप y की निकालो। y क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 है -39 और डेल्टा है 13, कैंसिल करो, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो 10 क्या हुआ, x की वैल्यू हमें 7 मिली और y की वैल्यू -3 मिली। ठीक है, और आपको अगर चेक करना है कि ना हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप ना ये दोनों वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में डाल के देख लो। अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर करेक्ट है और नहीं करता है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमको ना इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। और किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक्स वाई, यहाँ पे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, हम देखो हम कैसे निकालते हैं। तो जब यहाँ पे 3 इक्वेशन है ना, तो क्रैमर्स रूल बोलता है कि x की वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, y की वैल्यू हमें मिलेगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से और z की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से।
और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। तो आप पहले डेल्टा 1 निकालो, पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट है 5, इस वाले में देखो 5 है, -7 1, इसमें है 6 -8 -1, इसमें है 3 2 -6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, डेल्टा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये है A11, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, अब देखो ना A11 है, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। और 2 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है, प्लस लिख दिए। अब ओपन करो, आप देखो +5, तो यहाँ पे आ गया 5, 5 के सामने वाला रो, 5 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 8 -8 × -6 48, फिर बीच में माइनस, और 2 × -1 -2, ठीक है। अब आप फिर इसी तरह से -7, ठीक है, -7। अब आप ये -7 लिया तो -7 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 6 × -6 -36, 6 × -6 -36, फिर बीच में माइनस, और 3 × -1 -3, ठीक है। फिर +1, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो देखो 6 × 2 12, बीच में माइनस, 3 × -8 ये हो जाएगा -24, ठीक है। तो 5 × अब देखो 48, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 + 2, 48 + 2 50 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7। और आप देखो ये हो गया -36, ये देखो आप -36, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3। तो क्या आप सॉल्व हो गया आएगा, -33 आएगा, +1 × अब देखो ये 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 12 + 24 हो जाएगा, और 12 + 24 36 हो जाएगा, ठीक है। आप 5 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 250 -33 को 7 से करोगे, ये हो जाएगा 231, और 1 को 36 के साथ करोगे, ये हो जाएगा 30, ये 19 बनेगा ना, और 19 + 36 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू 55 है। फिर इसी तरह से आप डेल्टा 1 निकालो, आप ना इस इक्वेशन ऐसा लिखा ना, इसको आप ऐसे लिख लो, बताता हूँ कैसे लिखना आपको। आप ना इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख लो, 5x - 7y + z विच इज इक्वल टू 11, 6x - 8y - z विच इज इक्वल टू 15, 3x + 2y - 6z विच इज इक्वल टू 7। अब ठीक हो, अब आपको क्या करना है ना, कि इस वाले कॉलम के जगह ना आप ये, मतलब इस वाले कॉलम के जगह ना, अब डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ, मतलब हम इसके जगह अब ये लिख देंगे। अब देखो 11 15 7 लिख दिया, और बाकी एज इट इज लिख देंगे, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, -7 -8 2 1 -1 -6, ठीक है। अब देखो अभी मैंने बताया कि क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लिख दिया। अब ना यहाँ से एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, +11, तो यहाँ पे आ गया 11, +11 को 11 ही तो लिखेंगे ना। अब आप 11 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 11 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, जो बचा उसको उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो -8 × -6, -8 × -6 48, फिर बीच में माइनस, 2 × -1 -2, ठीक है। फिर -7
माइनस ऑफ -7, -7 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो आप देखो 15 इंटू -6, 15 इंटू -6 ये हो जाएगा -90 और यहाँ पे बीच में -7 इंटू -1 -7, ठीक है। फिर +1 और 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 15 इंटू 2 30, बीच में -7 इंटू -8 ये हो जाएगा -56, यहाँ पे लिख दो -56, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो 11 48 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो 48 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 + 2 50 हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +7। अब देखो यहाँ पे -90 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +7, -90 + 7 ये हो जाएगा -83, यही होगा। फिर +1 इंटू अब देखो 30 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 + 56 ये हो जाएगा 86, तो यहाँ पे हम लिख दो 86। अब आप देखो 11 इंटू 50 ये हो जाएगा 550, यहाँ पे 83 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -581 और ये हो गया +86, तो ये हो गया 500, ये हो गया -31 यहाँ से रह जाएगा और -31 वहाँ पे हटेगा, तो ये फाइनली 55 आ जाएगा। हाँ 55 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से फिर हम Δ2 निकालते हैं। Δ2 आप निकालो। Δ2 में हम क्या करते हैं कि डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। किसके, आप फिर से सुनो, Δ2 में हम सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है। सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो एज इट इज आता है, तो उसको तो आप एज इट इज लिख दो और थर्ड को इंटरचेंज करते हैं ना, तो इसके जगह ये लिख दो 11 15 7, 11 15 7, ठीक है। फिर एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस एक्सपैंड करो, तब देखो +5, तो 5, अब 5 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिया। 15 इंटू -6 क्या हो जाएगा -90, ठीक है ना। फिर बीच में माइनस और 7 इंटू -1 -7, फिर इसी तरह से -11, ठीक है। उसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया, तो 6 इंटू -6 -36, बीच में -3 इंटू -1 -3, ठीक है। फिर +1 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 6 इंटू 7 42, बीच में -3 इंटू 15 45, ठीक है। अब आप देखो -90 यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू ये हो गया -90, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +7, तो -90 + 7 ये -83 हो जाएगा, -83 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -11 इंटू, अब देखो ये है -36, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो -36 + 3 क्या हो जाएगा -33 हो जाएगा, -33 हो जाएगा। +1 इंटू 42 - 45 वो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 83 -83 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -415, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा
और आप जब 33 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 363, ठीक है। उसी तरह से 1 को -3 के साथ ये आ गया -3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, ये आएगा -55, ठीक है। क्या आएगा? -55। नेक्स्ट आप डेल्टा 3 निकालो। डेल्टा 3 के लिए हम क्या करते हैं कि डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, इसको हम इसके साथ इंटरचेंज करते हैं। तो करो, तो मतलब थर्ड को इंटरचेंज करते हैं ना। तो आप देखो डेल्टा 3 का मतलब होता है कि थर्ड वाला कॉलम में इंटरचेंज हो, मतलब थर्ड कॉलम इंटरचेंज हो, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 एज इट इज लिख दो। 5 6 3 -7 -8 2, और ये थर्ड वाले कॉलम की जगह ये लिख दो, थर्ड वाले कॉलम की जगह ये लिख दो, इसके जगह ये लिख रहे हैं 11 15 7, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप इसको एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा? +5 लिए, जब आप +5 लिए इस वाले रो से एक्सपैंड करें तो +5 लिए, तो इस +5 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये रो और कॉलम डिलीट हो गया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -8 × 7 ये होगा -56, बीच में माइनस, 2 × 15 30, फिर -7, -7 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो देखो 6 × 7 क्या हो जाएगा? 42, बीच में माइनस, 3 × 15 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर नेक्स्ट +11 इसके सामने वाला रो और कॉलम को आप डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 6 × 2 12, बीच में माइनस, 3 × -8 ये हो गया -24, ठीक है। अब देखो 5 × -56 -30 ये हो जाएगा -86, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +7 इंटू 42 - 45 -3 क्या हो जाएगा? -3 11 × 12 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +24। तो 12 + 24 36, यही हो। तो 86 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यह आएगा -430, 7 × -3 -21, 11 × 36 ये हो जाएगा 396, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या बनेगा? सॉल्व करने पे ये भी -55 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम XYZ निकालेंगे। तो अब देखो x कैसे निकालते हैं? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 है 55 और डेल्टा भी है 55, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा, ठीक है। फिर y क्या होता है? y होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 2 क्या है? डेल्टा 2 है -55, -55 अपॉन में 55 कैंसिल होगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -1। फिर z होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 3 क्या है? डेल्टा 3 है -55, डेल्टा है 55।
ये और ये कैंसिल -1, तो z की वैल्यू हो गई -1। तो अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1 हो गया ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 एंड 4x + 8y = 12 बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमको डिटर्मिनेंट मतलब वही ग्रामर यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो आप पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं? तो x y z मतलब x और y का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो, डिटर्मिनेंट x y का कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब x y का कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट, ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, आप देखो 1 × 8 8, बीच में माइनस, 4 × 2 8। अब देखो डेल्टा 0 आ गया। आपको पता है अगर डेल्टा 0 आ जाए, मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको, रिकॉल करा देता हूँ। अब देखो डेल्टा अगर 0 आ जाए तो यहाँ से दो केसेस बनती है। एक कि जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 होगा। तो हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 पर ही बात करते हैं। तो अब देखो अगर डेल्टा 0 है तो अगर डेल्टा 1 भी 0 हो जाए, डेल्टा 2 भी 0 हो जाए। अब ध्यान से सुनना, अगर डेल्टा 0 है, अगर डेल्टा 0 है, अब देखो अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो फिर कोई भी केस नहीं बनता है, फिर जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आता है उसका, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लेकिन अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों के दोनों 0 हैं, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब फिर से सुनो, मैं फिर से बताता हूँ। अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 0 होने के बाद हमने देखा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 वो भी 0 है, मतलब जितना भी आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो भी निकालो, सारा अगर 0 है, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। उसी दूसरी तरफ ये कंडीशन होता है कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 इन सब में अगर एक भी नॉन जीरो है, आप फिर ध्यान से सुना, मैंने बोला है अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो, मतलब अगर एक भी आपको नॉन जीरो मिल जाता है इनमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। मतलब मैंने क्या कहा, अगर डेल्टा 0 है तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 मतलब जितने भी आप इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालो, अगर वो सारा का सारा 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। उसी दूसरी तरफ अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से एक भी मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए, एक भी नॉन जीरो हो जाए, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है और उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। अब देखो डेल्टा 0 हो गया, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब इसके बाद डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 बता रहा है कि हम फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो आप ना इसको एक बार ऐसा लिख लो, x + 2y विच इज इक्वल टू 3, 4x + 8y विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम ना फर्स्ट वाले कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, मतलब सेकेंड वाला कॉलम तो एज इट इज आएगा, तो ये एज इट इज लिख दो, और इस फर्स्ट वाले कॉलम के जगह ये वाला लिख दो 3 12, ठीक है। अब आप ओपन करो तो ये हो जाएगा 3 × 2 3 × 8 24, बीच में -12 × 2 24। तो आप देखो डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 1 भी 0 आ गया। अब आप नेक्स्ट डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 में क्या होगा, सेकेंड वाला कॉलम इंटरचेंज होगा, मतलब फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड वाला कॉलम ये है कॉलम सेकेंड, इसको किसके साथ इंटरचेंज करें, इसके साथ, तो इसके जगह आप ये लिख दो 3 12। ओपन करो, अब देखो 1 × 12 12, बीच में -4 × 3 12, 0 आ गया। तो अब देखो डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस
डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू 0, तो thus the given system of linear equation, the given system of linear equation has infinite number of solution, has infinite number of solution, मतलब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, आपको बताया होगा मैंने। क्या करते हैं कि लेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, तो हम किसी को भी मान लेते हैं। हम किसी एक को के इक्वल ले लेते हैं। लेट हम यहाँ पे वाई को ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू के। ठीक है, हमने सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, वाई इक्वल टू के, और y की जगह k रिप्लेस कर देते हैं। मतलब आप इन दोनों में से ना किसी वाली इक्वेशन में ना y की जगह k रिप्लेस करके x की वैल्यू निकाल लो। अब पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे y इक्वल टू के। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आप किसी भी दोनों इक्वेशन में रख दो। तो हम सपोज करें इसमें रख दे रहे, तो क्या हो जाएगा, आप इसको 1 रिलेशन नाम दे दो, इसको 2। तो फ्रॉम 1 x प्लस वाई के जगह k रखा 2k विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2k। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2k, y इक्वल टू k। ठीक है, अब हम बोलोगे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे मिले, तो आप देखो ना, आप यहाँ के इक्वल टू 1 लो। के इक्वल टू 1 के लिए आपको एक एक्स वाई और जैसे, अब देखो मैं फिल, अब जैसे हमने के इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, हमने के इक्वल टू 1 लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा 3 माइनस, अब देखो 1 डालोगे 3 माइनस 2 1, वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप के को 2 ले लो, 2 लोगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आएगी -1, वाई की वैल्यू आएगी 2। के को 3 लो, के को 3 लोगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, वाई की वैल्यू आएगी 3। इसी तरह से के को 4 लोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -5, -5 आएगी बिल्कुल, और वाई की वैल्यू आएगी 4। अब देखो 4 तो यहीं पर मिल गए। आप के को 5 6 7 लेते जाओ। अब के जो है वो रियल नंबर, आप के जगह -1 भी ले सकते हो, आप के जगह 1/2 भी ले सकते हो, के जगह 1/√2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप सोच रहे हो हर बार हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी अलग अलग मिल रही है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमको क्या दिखाना होगा, आप खुद सोचो हमें क्या दिखाना होगा। तो आप देखो, मैं शुरू से रिकॉल कराता हूँ। देखो डेल्टा अगर 0 के इक्वल नहीं है तब तो फिर कोई केस ही नहीं बनता। वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। मतलब अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, अब देखो सब कुछ डेल्टा पे डिपेंड करता है। अब आप देखो डेल्टा अगर 0 होगा तो क्या हो, मतलब 0 नहीं होगा तो क्या होता है, और डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा, यही दो बात होती है। ठीक है, अगर डेल्टा 0 नहीं है, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है और उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं होता तो वो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर डेल्टा 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, अगर डेल्टा 0 के इक्वल होता है तो दो बातें होती है। एक कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, जो भी निकाल लो, इसी तरह से डेल्टा n भी निकाल लो आप, अगर वो सारा 0 हो जाता है,
अगर वो सारा ज़ीरो हो जाता है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना वो हमारे पास कंसिस्टेंट तो होता है, लेकिन उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सो ऑन डेल्टा n में से किसी भी मतलब कोई भी अगर नन जीरो हो जाए, अगर कोई भी नन जीरो हो जाए, कोई भी अगर नन जीरो, अगर कोई भी नन जीरो हो जाए तो आप देखो अगर कोई भी नन जीरो हो गया ना तो क्या होगा कि ये जो सिस्टम कोई भी मतलब अगर जैसे डेल्टा जीरो हुआ, मान लीजिए कोई भी मतलब अगर इनमें से अगर एक भी नन जीरो हो गया तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसके पास सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको सारे कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे। तो हमको यहाँ पे यही दिखाना है कि सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमको क्या दिखाना होगा कि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 दोनों 0 हो गया, दो वेरिएबल की बात करें ना तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 होगा, तीन वेरिएबल के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 होगा। तो अगर हम अभी फिलहाल दो के तो हम दो की बात करते हैं। अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 दोनों 0 हो गया तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 दोनों में से अगर एक नन जीरो हुआ ना तब जाके इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमको यहाँ पे यही दिखाना है कि डेल्टा 0 है लेकिन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो है। आप फिर से सुनो, अगर हमको इनकंसिस्टेंट दिखाना है तो हमें यहाँ पे ये दिखाना होगा, पहली बात हमें ये दिखानी होगी कि डेल्टा 0 है। पहली बात ये दिखानी होगी कि क्या डेल्टा 0 है। और सेकेंड बात हमें ये दिखाना होगा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो है। मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक ऐसा है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक जो कि 0 नहीं है। बस इतना हम दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो हम अब करते हैं सॉल्यूशन। आप ना इसको एक बार ऐसा लिख लो, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब आप डेल्टा निकालो। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा जो होता है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट का वाला डिटर्मिनेंट होता है। तो एक्स यहाँ पे क्या है 2 1, यहाँ पे है 4 2। एक्सपैंड करो, अब देखो 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस, 4 इंटू 1 4। तो अब देखो ये 0 हो गया। तो पहली बात प्रूफ हो गई। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा कब? जब ये दो बात मान जाए कि पहला डेल्टा 0 हो जाए और दूसरा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो हो जाए। आप फिर से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलेंगे वो इनकंसिस्टेंट है। सो दैट बोला ना, तो हम बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है कब? जब दो बातें मान जाए, पहला कि डेल्टा 0 हो जाए और दूसरा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो हो जाए। ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो है। ठीक है। तो हम पहले डेल्टा 1 निकालो, ज़्यादा बातें नहीं करते। अब देखो डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। किसके साथ करेंगे? मतलब फर्स्ट वाला कॉलम इंटरचेंज होगा, मतलब सेकेंड वाला तो एज इट इज आएगा। और आप देखो फर्स्ट वाला कॉलम ये इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो तो ये हो गया 3 5। ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर लो तो क्या बनेगा? अब देखो 3 इंटू 2 6, 6 बीच में माइनस, 5 इंटू 1 5 1। अब देखो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको यही तो दिखाना था कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नन जीरो होना चाहिए। तो अब देखो डेल्टा 1 ही नन जीरो है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अब डेल्टा 2 छोटा था, हम निकाल ही लेते हैं एक बार।
वो भी देखते क्या आ रहा है। तो डेल्टा टू कैसे निकालते हैं, डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट तो एज इट इज आता है तो फर्स्ट एज इट इज लिख दो, और ये है सेकेंड कॉलम ना, इसके साथ इंटरचेंज करता है, तो ये हो गया 3 5। एक्सपैंड करो, देखो 2 इंटू 5 10, बीच में माइनस, 4 इंटू 3 12, तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 तो 0 के बराबर तो है नहीं, तो ये भी नॉन जीरो है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व करा, तो आप यहाँ पे लिखो सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन सिस्टम of linear equation is inconsistent, ठीक है। तो हमको यही तो प्रूफ करना, तो अब देखो दूसरा बात ही मान गया, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अब देखो एक बार